Hello students and welcome back to the channel. I hope you people are good. We were doing macroeconomics class +2 और उसके अंदर हम कर रहे थे चैप्टर मनी. हमने कल वाली क्लास में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ ली थी इस चैप्टर की कि मनी क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स क्या होते हैं, आपकी टाइप्स ऑफ मनी भी हमने कर ली थी जिसमें हमने 2 तरह की मनी की थी. ठीक है, आज जो रेस्ट बाकी 2 टाइप्स ऑफ आपकी मनी रह गई है हम वो भी कर लेते हैं आज. ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी वो 2 मनी. एक्चुअली कल एक गलती हो गई थी, मैंने स्पेलिंग्स लिखे थे पेट के FAIT. ठीक है, बल्कि स्पेलिंग होते हैं FIAT. ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट. ठीक है, आप करेक्शन कर लेना उसमें. आज हम स्टार्ट करते हैं बाकी की 2 टाइप्स ऑफ मनी. तो आपकी जो पहली मनी है वो है फुल बॉर्डेड मनी. ठीक है, फुल बॉर्डेड मनी, इसका क्या मतलब होता है? फुल बॉर्डेड मनी होती है आपकी हुज, देखिए, कमोडिटी वैल्यू, हुज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू दी मनी वैल्यू. उसकी कमोडिटी वैल्यू मनी वैल्यू की इक्वल है. अभी कमोडिटी वैल्यू क्या है और मनी वैल्यू क्या है? देखिए, कमोडिटी वैल्यू होती है, फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, किससे बना है? प्लास्टिक से बना है. ठीक है, इसमें रिफिल है, इसकी टिप है जिससे हम लिखते हैं. तो इसमें क्या क्या कमोडिटीज यूज हुई है? प्लास्टिक यूज हुई है और ये टिप आपकी मे भी शायद कॉटन या किसी और आपके सिंथेटिक फाइबर की बनती है. तो ये इसकी कमोडिटीज है कि किस चीज से बनी है. ठीक है, और इसकी मनी वैल्यू क्या हुई कि कितने में, फॉर एग्जाम्पल कि कितने में ये बिक रहा है. तो ये 40 रुपीज में बिक रहा है. तो क्या जो प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर इसमें यूज हुआ है वो 40 रुपए का ही यूज हुआ है. ठीक है, ये मतलब है इसका. एक और एग्जाम्पल समझते हैं आपका. ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक्स, बुक ले लेते हैं. तो कमोडिटी जो उसमें यूज हुई है वो क्या है? पेपर. पेपर यूज हो रहा है, कार्डबोर्ड यूज हो रहा है. ठीक है, आपकी और जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो क्या है? उसमें कमोडिटीज जो यूज हुई है. और उसकी आपकी मनी वैल्यू कितनी है? मान लीजिए 300 रुपए की वो बुक बिक रही है. या आपकी नोटबुक प्लेन पेपर्स विदाउट प्रिंटिंग वाली, इसमें प्रिंट नहीं है, आपकी नोटबुक जो होती है वो आपकी बिक रही है 300 रुपए की. ठीक है, तो क्या उसमें जो पेपर यूज हुआ है, बाइंडिंग मटेरियल ग्लू यूज हुई है, वो इक्वल है जितने की वो बिक रही है? ठीक है, ये होता है आपको कमोडिटी और मनी वैल्यू. अब देखो, ये है आपका नोट, ₹10, ₹10. ठीक है, और ये है आपका कॉइन. ठीक है, गोल्ड कॉइन है. इस पे किसी महाराजा की फोटो बना लेते हैं. अब देखो, मैंने कहा कि कमोडिटी, कमोडिटी वैल्यू, जो इस पे पेपर यूज हो रहा है, क्या वो जो पेपर यूज हुआ है, पेपर क्या है? कमोडिटी वैल्यू है. ठीक है, और 10 रुपए का ये है, 10 रुपए का ये है. बाजार में जाएंगे 10 रुपए की चीज मिलेगी. तो इसकी जो मनी वैल्यू है, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, बिकॉज जो पेपर इसमें यूज हो रहा है मे बी वो 10 रुपीज का नहीं है, मे बी वो सिर्फ आपका 5 to 6 रुपीज का है, पर उसकी मनी वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज. अब वेयर एज ये गोल्ड कॉइन है, गोल्ड कॉइन आपका किससे बना है? सोने से बना है, सोने की सिक्का है. ठीक है, आपका सिल्वर कॉइन है, उसकी मनी वैल्यू और उसकी कमोडिटी वैल्यू हमेशा बराबर रहती है. ठीक है, अब ओल्ड आपके टाइम्स में जब आपके किंग्स एंड क्वींस का टाइम होता था, तो देर वर नो पेपर नोट्स, देर वर नो योर मेटेलिक कॉइन्स.
बट उस टाइम आपके क्या कौन से कॉइन्स चलते थे? गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, जिनकी आपकी कमोडिटी वैल्यू उसके मार्केट वैल्यू के बराबर होती थी। ठीक है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं था ना, या ऐसा तो अभी भी नहीं है कि आपका गोल्ड कॉइन है जो आपने 1 लाख रुपए का लिया है, पर आप उसको दे कितने में रहे हैं? 2 लाख, या आप उसको दे रहे हैं 50,000 में, ऐसा तो नहीं है। जितने की उसमें कमोडिटी यूज हुई है उतनी की ही उसकी मार्केट वैल्यू है। आई होप मार्केट वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू अब आपको क्लियर होगी। तो फुल बॉडीड मनी क्या है? फुल बॉडीड मनी आपकी वो मनी होती है जिसकी कमोडिटी वैल्यू आपकी बराबर होती है उसकी मनी वैल्यू से। ठीक है, देखो और क्या लिखा है इसमें, मीन द आइटम यूज्ड in making that money is same costly as the money value। जो सामान उसमें यूज हो रहा है, जो सामान उसमें इस्तेमाल हुआ है, उसके पैसे बिल्कुल बराबर है जितने में वो बिक रहा है, जितनी उसकी मार्केट में वैल्यू है। समझ गए? ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स यही हो सकते हैं आपके गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन। अब तो हम गोल्ड सिल्वर कॉइन्स यूज नहीं करते हैं, लेकिन हम कब यूज करते थे? आपके पास टाइम्स में। तो ये इसका एक बहुत रेलिवेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, क्लियर? फुल बॉडीड मनी ऐसे भी याद रख सकते हैं, फुल बॉडीड मतलब बॉडी से याद रख लो, जिसकी पूरी बॉडी हो। ठीक है, पूरी बॉडी मतलब पूरी बॉडी है तो उसकी मार्केट वैल्यू भी पूरी है, कमोडिटी वैल्यू भी पूरी है, मार्केट वैल्यू भी पूरी है, मतलब कि बराबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका आता है वो है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी, ठीक है, अब ये क्रेडिट मनी क्या है? अब क्रेडिट मनी आपकी वो मनी है जिसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है कमोडिटी वैल्यू से, मोर देन, यहां लिख लू मार्केट वैल्यू ज्यादा है कमोडिटी वैल्यू से। अब ये कैसे है? देखिए, मैंने किसी को उधार दिया, ठीक है, मैंने किसी को उधार दिया। अब मैंने, एग्जाम्पल है ये, मैंने उधार दिया और उनसे एक पेपर पे साइन करवा लिया। ठीक है, उधार दे रही हूं, उधार दिया और एक पेपर पे साइन करवा लिया कि मैंने आपको ₹50,000 क्रेडिट पर दिए हैं और आप मुझे इस डेट को वो वापस करेंगे, और यहाँ मैंने उनके सिग्नेचर करवा लिए। ठीक है, तो ये एक मेरे पास प्रूव हो गया। अब ये मेरे पास क्या है? कमोडिटी वैल्यू थी। ठीक है, जब मैं उनसे पैसे लेने जाऊंगी तो मैं ये दिखाऊंगी। ठीक है, अब उन्होंने मनी वैल्यू कितनी की ली थी मुझसे? 50,000 की। अब मुझे बताओ, क्या ये पेपर 50,000 का है? क्या ये पेपर जब मैंने जाकर आपके ऑफिस से लिया था तो क्या ये मैंने 50,000 में लिया था? नहीं, 10 या 20 रुपीज में लिया था आपका स्टैम्प पेपर। ठीक है, 10 या 20 रुपीज का ही मिलता है। अब इसमें क्या समझाने की कोशिश कर रही हूं मैं कि आपकी जो कमोडिटी वैल्यू थी, जो स्टैम्प पेपर का प्राइस था 20 रुपीज, वो आपका कम था। ठीक है, उससे जो अमाउंट मुझे लेना था उस इंसान से। ठीक है, अब देखो क्या बोल रही है आपकी डेफिनेशन, मनी वैल्यू इज मोर देन योर कमोडिटी वैल्यू। समझ में आ गया? मीन्स द पेपर यूजिंग to make that money is not costly as the value of that note। वही चीज हमने पढ़ी कि जो पेपर मैंने यहाँ पे यूज किया है वो सस्ता है उस चीज से जो वैल्यू मैंने इस पर लिखी है। अब इसका बहुत रेलिवेंट एग्जांपल होता है आपके बैंक नोट्स। ठीक है, आपके बैंक नोट्स, अब इसमें क्या होता है, वो भी पेपर इशू करते हैं आपका, वो भी एक क्या बोलते हैं जिसपे पैसे लिखे होते हैं कि इतना इतना आपने बैंक से उधार लिया है। ठीक है, मान लीजिए आपने लोन लिया है, ठीक है, और आपने इतने का लोन लिया है, उसके पेपर्स दिए हैं। मान लीजिए आपने 40 लाख का लोन लिया है, पेपर भले ही आपके बैंक वाले इशू कर रहे हैं, पर क्या वो 40 लाख के होंगे? नहीं, मुश्किल से 40 रुपए के पेपर्स होंगे। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट, आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, फिर इसका एक और बहुत रेलिवेंट एग्जांपल है डिजिटल करेंसी।
क्रिप्टो करेंसी आपकी जैसे बिटकॉइंस वगैरह होते हैं आपके, ये सब भी क्या होते हैं, क्रेडिट मनी होती है, ठीक है, जिसकी कमोडिटी वैल्यू आपकी कम होती है और मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है। गॉट इट? ठीक है। अब एक सिस्टम हमारा रह गया था, वो है बार्टर सिस्टम, ठीक है। वैसे ऑलमोस्ट आपने ये सिस्टम अपनी हिस्ट्री की उसमें पढ़ा होगा, बट अब हम इसको थोड़ा सा अपनी इकोनॉमी से रिलेट करके पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट हर इंसान को ही पता होता है बार्टर सिस्टम क्या होता है, वी मस्ट हैव रेड इट इन क्लास 8th और आई थिंक 7th, ठीक है। इसको थोड़ा सा इकोनॉमी से रिलेट करके पढ़ते हैं, इसके फीचर्स एंड ऑल, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि इन इकोनॉमी या आपकी डेली लाइफ में यू नीड अ मीडियम टू एक्सचेंज, मतलब कोई ऐसी चीज हमें चाहिए जिसके बदले हम कोई चीज सामान बेच सके या खरीद सके, और वो मीडियम है जो आपकी लाइफ को इजी बनाता है, वो है आपका मनी, पैसा। ये एक मीडियम है, पर अगर यही मीडियम हटा दिया जाए तो मेरे पास क्या ऑप्शन रह जाता है, ठीक है। अब अगर ना भी आप हटाओ तो कई बार क्या होता है, ड्यू टू योर फाइनेंशियल इश्यूज या लैक ऑफ मनी, ठीक है, लोग क्या करते हैं, लोगों ने यूज करना शुरू किया बार्टर सिस्टम, ठीक है। ये एशियन टाइम्स की बात है जब आपका एक सिस्टम यूज किया जाता था जिसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या था, देखो उस टाइम लोग आपके मॉनेटरी फिगर्स में या मॉनेटरी पोजीशंस में इतने वेल्दी नहीं होते थे, ठीक है। अब जो गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास लोग हैं, उन्हें सरवाइव तो करना ही है, ठीक है। वो कैसे सरवाइव करते थे, वो क्या करते थे, जैसे मान के चलो आपके पास कोई कॉमोडिटी है, कोई चीज है जो एक्स्ट्रा है, या तो वो एक्स्ट्रा है या आपको भी फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लोग क्या करते थे, उस कमोडिटी के बदले कोई और चीज एक्सचेंज कर लेते थे। जैसे मान लो आपके पास एग्स है, ठीक है, बहुत सारे आपके पास डजन्स में एग्स पड़े हैं जो आपको जरूरत नहीं, ठीक है। अब आपने कोई ऐसा आदमी ढूंढा जो आपको एग्स के बदले कोई पल्सेस दे दे, वीट दे दे, राइस दे दे, ठीक है। या मान लीजिए आपके पास 1 kg ऑफ राइस है, ठीक है, और वो एक्स्ट्रा है, तो आप चाहते हैं कि 1 kg ऑफ राइस आपका क्या बोलते हैं वीट में चेंज हो जाए, कि आपको 1 किलो चावल के बदले 1 किलो आटा मिल जाए, ठीक है। ये है आपका बार्टर सिस्टम जिसमें आप कमोडिटी से कमोडिटी को एक्सचेंज करते हैं, दैट इज योर बार्टर सिस्टम, ठीक है। अब देखिए बहुत सारी इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे बार्टर सिस्टम के और नेगेटिव पॉइंट्स भी थे बार्टर सिस्टम के, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन कि आप एक ऐसी स्टेट में हो, एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां आपके पास पैसे नहीं है, या आपके पास पैसे है भी लेकिन कोई कमोडिटी फालतू पड़ी है और आपको वो चेंज करानी है, ठीक है। अब पहले देखिए हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट इमेजिन करते हैं ये सिचुएशन पहले। अब देखो एक ऐसी सिचुएशन जहां पर मेरे पास एक्स्ट्रा बैग पड़ा हुआ है राइस का, ठीक है, मुझे वो चेंज कराना है, मुझे वो नहीं चाहिए, ठीक है। या मुझे ये पता है कि यार ये कुछ दिनों में खराब हो जाएगा, तो उससे पहले पहले इसको क्या बोलते, सेल आउट या किसी यूज में लगा लो। अब पहले तो मुझे एक ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसको चावल की जरूरत है, ठीक है, और उसके पास वो आइटम होना चाहिए जिसकी जरूरत मुझे है, ठीक है। मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि इस बोरी के बदले, इस चावल की बोरी के बदले, इस चावल के सैक के बदले मुझे वीट का सैक मिल जाए, ठीक है, गेहूं की बोरी मिल जाए। अब मुझे एक ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसके पास गेहूं फालतू पड़े हों और जो चावल लेना चाहता हो, ठीक है। दूसरी बात ये कि चलो मुझे ऐसा आदमी मिल भी गया, अब ये भी होना चाहिए, मान लीजिए मैं 50 kgs ऑफ राइस उनको दे रहा हूँ, ठीक है, तो बदले में
मुझे कितने क्या बोलते केजीज ऑफ व्हीट चाहिए, मे बी शायद मुझे इक्वल चाहिए होगा और वो विलिंग ना हो इक्वल देने के लिए, वो कम दे रहे हो। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ये भी प्रॉब्लम है कि मेरे चावल तो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो व्हीट मुझे जो दे रहे हैं वो क्वालिटी वाइज इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, ये थे इसके नेगेटिव। अब इसके पॉजिटिव ये भी हो सकते हैं कि इन सब चीजें बहुत स्मूथली चल रही है मेरे साथ, मेरा लक चल रहा है, गॉड इज विद मी, मुझे एक ऐसा आदमी भी मिल गया जो बीट लेना चाहता है, गुड क्वालिटी ले रहा है और मेरी हर शर्त मान रहा है। तो इससे क्या होगा, मेरा ट्रस्ट बिल्डअप होगा। ठीक है, लोगों से इंटरेक्शन ज्यादा बढ़ रही है, सोशल नेटवर्किंग हो रही है बेसिकली। ठीक है, और क्या पॉजिटिव चीज हो सकती है इसमें। ठीक है, और आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है मेरी। ठीक है, और देखो सिंपली मैं गई, मैंने चावल की बोरी दी उन्हें और मैंने गेहूं की बोरी ले ली, तो ये एक सिंपल मेथड भी है। ठीक है, दूसरी बात ये मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। कई बार आपके पास पैसों की कमी होती है, जो सबको हो जाती है, सबको ही कमी है पैसे की। ठीक है, तो मुझे उस स्टेट में पैसे की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरा काम विदाउट पैसे चल रहा है, मेरा सर्वाइवल विदाउट पैसे चल रहा है। ठीक है, ये था एक ओवरव्यू जो मैंने आपको बार्टर सिस्टम का दिया। अब इसके पॉइंट्स आपके स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो देखो क्या कहता है बार्टर सिस्टम। बार्टर इज अ सिस्टम वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। जहां पर गुड्स और सर्विसेज आपकी एक्सचेंज हो रही है पैसे के बिना, वो कहलाता है आपका बार्टर सिस्टम। ठीक है, जैसे मैंने एक्सचेंज कर लिए हेन के साथ, मैंने एक्सचेंज कर लिए किसी और चीज के साथ, पल्सेस चेंज कर लिया आपकी राइस के साथ, राइस चेंज कर लिया आपका व्हीट के साथ। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जहां पर हो रही है पैसे के बिना, पैसे की तो बात ही नहीं आई है सिस्टम में, तो वो सिस्टम है जहां पैसे की जरूरत ही नहीं, वो कहलाता है आपका बार्टर सिस्टम। पहले इसके पॉजिटिव पढ़ते हैं फिर नेगेटिव पढ़ेंगे। पहला एडवांटेज जो इसका है वो है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड है, दो या दो से ज्यादा लोग चाहिए जो खुशी खुशी अपने सामान को एक्सचेंज कर ले। ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ खुशी खुशी सोशल नेटवर्किंग बढ़ाते हुए आपका ये नेटवर्क चलता है। सेकंड, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। अब इस सिस्टम में बड़ी अच्छी चीज थी, रिसोर्स ऑप्टिमाइज हो। अभी रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास कोई चीज बेकार पड़ी है, फालतू पड़ी है, स्टॉकअप में पड़ी है या वेस्ट हो रही है, उसको मैं कैसे ऑप्टिमाइज कर सकती हूँ, कैसे वेस्टेज से मैं बच सकती हूँ। अब मेरे घर में मान के चलो हम सब स्टॉक रखते हैं। ठीक है, मम्मा आज हमारे घर में सब कुछ फालतू रखती हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है भूल भी जाती हैं। अब वो भूलने के चक्कर में वो चीज खराब भी हो जाती है। तो क्योंकि अब ऐसा सिस्टम हमारी सोसाइटी में नहीं है। ठीक है, अब मान के चलो एक्सपायरी डेट आ रही है किसी चीज की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई स्नैक है जिसकी एक्सपायरी डेट आ रही है 1 मंथ के अंदर अंदर। ठीक है, बट अभी फिलहाल मेरे पास वो प्रेजेंट है और स्टॉकअप में भी पड़ा है, तो अब मैं उसका क्या करूं। अब मैं बाहर कहीं जाकर आपके नेबर्स में एक्सचेंज तो करा नहीं सकती कि तुम ये ले लो मुझे ये दे दो। पर उस टाइम ये सिस्टम में बड़ा अच्छा था कि आप अपनी चीजों को ऑप्टिमाइज कर सकते थे, ऐसा इंसान ढूंढ सकते थे, ऐसा इंसान आप बात कर सकते थे कि आप ये ले लीजिए इसके बदले मुझे ये दे दीजिए। तो इससे क्या होगा, वेस्टेज आपकी नहीं हो रही थी। ठीक है, आपके देखो मिनिमम लॉसेस हो रहे थे, वेस्टेज आपकी कम हो रही थी और आपके रिसोर्सेज ऑप्टिमाइज हो रहे थे फुली। ठीक है, अब इसका थर्ड पॉजिटिव क्या था, बिल्डिंग अ सोशल बिजनेस नेटवर्क। ठीक है, सबसे आप मिल रहे थे, हर तरह के इंसान से आप बात कर रहे थे। ठीक है, तो एक सोशल नेटवर्किंग आपकी बिल्डअप हो रही थी। आज आ, आज के टाइम में सोशल नेटवर्किंग हम कैसे करते हैं, बाहर जाके तो नहीं करते, थ्रू या फोन एक कमरे में बैठ के करते हैं। ठीक है, जो एक फेक रियलिटी है। ठीक है, दैट इज नॉट योर ट्रू रियलिटी, एक फेक रियलिटी है। फेक रियलिटी को हम कहते हैं सोशल नेटवर्किंग।
ठीक है, लेकिन उस टाइम जो रियलिटी आप देख रहे थे वो रियल होती थी, ठीक है, क्योंकि आप फेस टू फेस उस आदमी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, फेस टू फेस उनके नेचर को जान रहे हैं, उनकी कंडीशन को जान रहे हैं, उनके साथ ट्रेड कर रही हैं, ठीक है। तो ये आपकी सोशल नेटवर्किंग को बढ़ाता था। स्मूथ ट्रेडिंग इवन ड्यूरिंग योर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, पैसा नहीं है मेरे पास तो भी मैं सरवाइव कर सकती थी इस सिस्टम में। क्यों? क्योंकि पैसे की तो जरूरत ही नहीं है, जरूरत है कमोडिटीज की, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई चेयर एक्स्ट्रा पड़ी है, चेयर की जरूरत नहीं है, टेबल की जरूरत है, ठीक है, तो ऐसा इंसान को ढूंढिए जिसे चेयर चाहिए और जो बदले में आपको टेबल दे दे या टेबल बनाने का सामान दे दे, ठीक है, काम इजी हो गया। तो पैसा नहीं चाहिए, क्या चाहिए? कमोडिटीज चाहिए, और पैसे के बिना सर्वाइवल आपका उस मार्केट में पॉसिबल था, ठीक है। अब देखो ये तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स थे, अब आपके नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या थे। सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट क्या था? इम्पॉसिबल टू स्टोर वेल्थ। अब देखिए पैसों को, जो आपके पेपर नोट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, ये मैं आपके सालों साल रख सकती हूँ, जरूरी नहीं है घर में ही रखना है, बैंक में रख सकते हैं, ठीक है, एफडी करा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। क्या ये खराब होते हैं? या आज तक आपने कभी सुना है यार मैंने 10 रुपीज का सिक्का रखा था और 10 दिन बाद मैंने देखा तो खराब हो गया? ऐसा तो कभी नहीं होता यार। या आपने ऐसा सोचा हो कि यार मैंने ना गोल्ड कॉइन रखा था और मैंने कुछ टाइम बाद देखा तो उसमें फंगस लग गई थी, खराब हो गया वो, या उसकी एक्सपायरी निकल गई थी? ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। लेकिन बार्टर सिस्टम के अंदर ये चीज होती थी। क्यों? क्योंकि वहां मनी नहीं चाहिए थी, वहां चाहिए थी कमोडिटी, पल्सेस। पल्सेस रख दिए मैंने 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, जब आप उसको निकालोगे तो क्या होगा? वो खराब हो चुके होंगे। तो आपकी वेल्थ, वेल्थ उस टाइम किस चीज को कहा जा रहा है? वेल्थ कहा जा रहा है कमोडिटी को। तो कमोडिटीज को अगर वेल्थ कहा जा रहा है तो क्या कमोडिटीज आपकी स्टोर की जा सकती हैं? क्या मैं ये कह सकती हूँ कि आज फॉर एग्जाम्पल कि यार हम ऐसा करते हैं, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली क्या करती है आज के टाइम में, क्या करती है यार, ये 10,000 रुपीज विल कीप अ साइड फॉर द मैरिज ऑफ आर डॉटर, ठीक है, 10,000 रुपए साइड में रख देते हैं, लड़की की शादी में काम आएंगे। क्या बार्टर सिस्टम में मैं ऐसा कह सकती थी कि 2 किलो दाल रख देते हैं यार, लड़की की शादी में काम आएंगे? अब लड़की की शादी कब होगी? 20 साल बाद। तो 20 साल तक आपकी वो दाल बचेगी नहीं। तो आपकी वेल्थ को स्टोर करना इम्पॉसिबल था उस सिस्टम में। सेकंड, डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। अब ये डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या है? डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का ये मतलब है कि अब ऐसा आदमी ढूंढना बड़ा मुश्किल था जिसके पास वो सामान हो जो मुझे चाहिए और जो मेरा सामान लेने के लिए तैयार हो, मेरी कमोडिटी लेने के लिए तैयार हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे चावल बेचने हैं, चावल के बदले मुझे चाहिए आपके वीट, तो उसके पास वीट होने चाहिए, वो भी उस क्वांटिटी में जो मुझे चाहिए, वो भी उस क्वालिटी में जो मुझे चाहिए, और वो भी एग्री करना चाहिए क्वालिटी, क्वांटिटी और कंडीशन मेरी कमोडिटी के ऊपर। तो डबल कोइंसिडेंस मतलब आपका ये होता है कि दो ऐसे लोग जो आपस में ट्रेड कर रहे हैं और एग्री करते हैं ट्रेड करने के लिए, वो ढूंढने बड़े मुश्किल थे, ठीक है। थर्ड, डिफिकल्टी ऑफ फेयर एक्सचेंज। अब ये फेयर एक्सचेंज क्या है? फेयर एक्सचेंज ये था आपका कि मान के चलिए मुझे एक ऐसा आदमी भी मिल गया जो मेरी राइस के बदले वीट देने के लिए तैयार है, ठीक है, लेकिन उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी नहीं है वीट की, और वो क्वांटिटी भी कम दे रहा है। मेरे 50 किलो चावल है, वो मुझे सिर्फ 20 किलो वो दे रहा है, ठीक है। या चलो इस चावल और वीट के एग्जाम्पल को छोड़ते हैं, नया एग्जाम्पल लेते हैं कोई। अब मैं शूज दे रही हूँ किसी को, और शूज के बदले वो मुझे क्या दे रहा है? शूज के बदले वो मुझे मिट्टी का घड़ा दे रहा है,
कि आप ये ले लीजिए मिट्टी का पॉट और मुझे शूज दे दीजिए, तो क्या वहां पर वैल्यू मैच कर रही है जूतों की और आपके पॉट्स की, पॉट की, मिट्टी के पॉट की? नहीं कर रही है। तो फेयर वैल्यू ऑफ एक्सचेंज करना भी इस सिस्टम में बड़ा मुश्किल था। कई बार या मैक्सिमम टाइम आपको अपनी गुड्स या अपनी कमोडिटी उन आइटम्स के साथ एक्सचेंज करनी पड़ती थी जो आपके सस्ते होते थे और फेयरली एक्सचेंजेबल नहीं थे। देखो, ज्यादा सामान कि आपको ज्यादा मिल गया, दैट इज योर लक, बट मेनली आपको वही सामान मिलता था इसमें जिसकी आपकी वैल्यू कम हो, मॉनेटरी वाइज वो वैल्यू कम हो। ठीक है, या मैंने किसी को चेयर दी और चेयर के बदले वो मुझे क्या दे रहे हैं, चेयर के बदले वो मुझे एक क्लॉथ का टुकड़ा दे रहे हैं, ये क्लॉथ का टुकड़ा आप ले लो, मुझे मुझे नहीं चाहिए। तो क्या वहां पर आपकी एक्सचेंज जो वैल्यूज हुई है वो फेयर है? नहीं। तो ये भी इस सिस्टम का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशंस इफ यू वांट टू कॉपी इट यू कैन कॉपी इट, अदरवाइज इट्स आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक में देख लेती हूँ। चलिए अब मूव करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब जो आपका लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, वो है आपका मनी सप्लाई। अब ये मनी सप्लाई का क्या मतलब है? मनी मतलब पैसा, सप्लाई का क्या मतलब है? सप्लाई का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी कंट्री में, एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी कंट्री में टोटल पैसा पब्लिक के पास कितना है। टोटल वैल्यू ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पैसा एक पब्लिक के पास किसी कंट्री में कितना है। अब वो पैसा आपके पास देश से बाहर भी हो सकता है, देश के अंदर भी हो सकता है। अब इस पैसे में कौन कौन से पैसे आते हैं? सबसे पहले तो आता है आपका करेंसी इन सर्कुलेशन, जो मेरे पास पैसा हाथ में है, कैश इन हैंड, ये सब चीजें आती हैं आपकी इसमें। ठीक है, फिर आते हैं आपके डिमांड डिपॉजिट्स। अभी डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट होते हैं जो आप बैंक में जाके डिपॉजिट कराते हैं, सेविंग अकाउंट में पैसा। ठीक है, अब मान लीजिए आपने सेविंग अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कराया, अब जब आप उसको विड्रॉल करने जाते हैं तो क्या आप प्री नोटिस देते हैं बैंक को कि ऑन दैट डेट आई एम कमिंग और आप मुझे इतना पैसा मेरा दे देना? ऐसा तो नहीं है। आपका जब मन करता है विद इन योर विजिटिंग टाइम आप जाते हैं बैंक में और अपना पैसा विदाउट एनी नोटिस निकाल कर ले आते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जो आप लोग बैंक में जाकर डिपॉजिट कराते हैं और विदाउट एनी नोटिस उसको वहां से विड्रॉल करके ले आते हैं। ठीक है, अब और कौन सा पैसा इसमें आता है? अदर डिपॉजिट्स विद नाबार्ड। ठीक है, अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। अदर डिपॉजिट्स विद योर नाबार्ड, डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई और फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड योर फॉरेन गवर्नमेंट, और डिपॉजिट्स आपके डिमांड डिपॉजिट्स आपके आरबीआई के साथ। ठीक है, या डिमांड डिपॉजिट्स आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट्स के साथ, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के साथ आपके जितने और डिपॉजिट्स होते हैं वो सारे आपके मनी सप्लाई के अंदर आते हैं। सबसे पहले इसमें क्या आता है आपका करेंसी इन सर्कुलेशन, फिर डिमांड डिपॉजिट्स आते हैं, फिर डिमांड डिपॉजिट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? वो डिपॉजिट्स जो आपने नाबार्ड के साथ किए हैं, आरबीआई के साथ किए हैं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ किए हैं। ठीक है, ये बस टॉपिक इतना सा ही था और यहाँ आपका मनी चैप्टर हो गया है खत्म। ठीक है, आई होप आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा। किसी भी तरह का आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी भी आपकी हेल्प हुई हो, तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर with your friends. Till then, bye and all the best for your exams.